हो गया। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दिया। इसको मैं 10 मिनट पहले जो है वो कन्वर्ट पे लगा दूंगा ताकि ये कन्वर्ट हो जाए। पुरानी जो आपकी ड्राइव में रखी है कल वाली जी, मंडे वाली है। मंडे वाली कौन सी थी? मंडे को आपकी यही है। हाँ मंडे को यही थी। हाँ वो मंडे वाली है यहाँ। वालेकुम अस्सलाम। मंडे को डेट क्या थी? 28, 25 के 26 के। तो ड्रिंक्स के लिए लगता है इसमें डी ड्राइव नहीं है आपके टेक्स्ट। जेएस की तो बाकी सारी ले ली थी ना। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट तो हो चुका है। कन्वर्ट हो चुका डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया। वैक्यूम लगा। रिलैक्स रहो यार, वो एक आध दफा ऐसा हो गया जो इट डजंट मैटर। मैं उस दिन बहुत फेड अप हो गया था, इस वजह से मैंने जो है वो उनसे डिस्कस किया था इस केस को, वरना मैं कभी भी नहीं करता इस तरह की। ये रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या होता है वो जरा सा बता देना। जैसे ये यहाँ पे गया, ये रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, रिकॉर्डिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे भी हम तो सेटअप कर रहे हैं ना, हाँ, तो आप रिकॉर्ड करके पॉज करके इसमें मोड का ऑप्शन पॉज करने जैसे फिर आप दोबारा स्टार्ट। हाँ दोबारा। और फिर जब एंड होगा तो उसको कन्वर्ट कहाँ से करना होगा? स्टॉप कर दीजिएगा ऑटो कन्वर्ट। और वहीं पर बाकी सिर्फ उसका भी है गूगल 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 टी गूगल मीट, उसमें भी ये उसमें ऑटो कन्वर्ट हो जाती है, ऑटो लोड हो जाती है गूगल ड्राइव। अच्छा, लेकिन वो उसके लिए तो फिर रूम से हटना पड़ेगा ना? जूम से हटना पड़ेगा। नहीं अभी रूम चाहिए। ये जो रिकॉर्डिंग शुरू होगी उसको कन्वर्ट जो करते हैं वो सेव कहाँ पर होगी? डॉक्यूमेंट्स के अंदर? डॉक्यूमेंट्स के इस जगह पर जैसे आज शुरू हो गई है। आप शुरू हो गई। ठीक है, सही, ठीक है। ओके क्लास, in the last class we were discussing about the measure of central tendency, and today we are going to discuss some important methods and techniques of to find the central point or the central location of the data. इसमें मैं चाहता हूं कि पहले आज थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लें जो हमारे फॉर्मेट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और क्विज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको देखना है। लेक्चर 3 मैंने स्टार्ट किया था, नहीं लेक्चर 3 हो गया था कंप्लीट, लेक्चर 4 एंड 5 चल रहा था हमारा, मेरा ख्याल है ऐसे ही है ना। लेक्चर 4 एंड 5 का मतलब सेंट्रल टेंडेंसी जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें भी मेरे ख्याल में हम कुछ जी हाँ एग्जाम्पल भी हम अटेम्प्ट कर चुके थे और
आई थिंक के अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी हो गया, वेटेड मीन से स्टार्ट करें। ज्योमेट्रिक मीन से स्टार्ट करना है इसका मतलब, ठीक है। जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं काइंडली वो थोड़ा सा बता दें। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। थैंक यू। जी सर। ठीक है, बस बीच में अगर कोई ऐसा हो कि बाय मिस्टेक मैं स्क्रीन शेयर ना कर पाऊँ या वॉइस का कोई मसला हो तो काइंडली लेट मी नो कि आपको आवाज़ नहीं आ रही या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो मुझे बता दीजिएगा। ज्योमेट्रिक मीन से हम स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट अबाउट द ज्योमेट्रिक मीन? देखिए पहले तो ये समझ लें ये एक सीरीज है आपके पास 1 2 3 सो एन तक। सीरीज कौन सी? अरिथमेटिक, ठीक है। अब इस अरिथमेटिक सीरीज का नॉर्मली हम जो कैलकुलेट करते हैं वो मीन कैलकुलेट करते हैं, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। लेकिन सर सपोज करें सीरीज कुछ इस तरह की है 2 4 8 एपीजीपी, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस क्या होता है और फिर ये बताऊंगा कि हमें अप्रोप्रिएटली किस तरह का मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें देखिए दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक सीरीज, ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, बल्कि इसमें अगर मैं ये बताऊं तो कॉमन रेशियो डिफरेंट है, सेम है ना, 16/8 ऑल, मतलब टर्म्स का जो कॉमन रेशियो है वो क्या है आपके पास 2। तो अब ये कहते हैं कि इस तरह की सीरीज के लिए हम जो मीन कैलकुलेट करें अगर तो वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। और वो ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है एंटी लॉग ऑफ समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, या अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f, इसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए यही बात हमने यहाँ की थी कि if x1 x2 x3 up to xn are n positive values then geometric mean is defined as, ये कंडीशन है, ठीक है, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट xn तक पावर 1/n। अच्छा, अब ये कहते हैं कि इस ज्योमेट्रिक मीन को एंटी लॉग समीशन ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाय n इस तरह बता सकते हैं। ये देखिए एंटी लॉग लेने की वजह क्या है, लॉग वैल्यूज हम जब कंसीडर करते हैं जब वैल्यूज लार्जर हो ना तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग फंक्शन यूज करते हैं। लॉग फंक्शन सिंपली आपकी जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं या लार्जर वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई कर देगा। और एंटी लॉग इसलिए लेते हैं ताकि जो लॉग आपने अप्लाई किया था उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। तो लॉग के साथ एंटी लॉग आपने लिया। लॉग एक्स का मतलब यहाँ अगर प्रोडक्ट रूल की हम बात करें तो लॉग x1 x2 x3 x4 अगर आएगा तो वो सबका समीशन हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड, ये नहीं कैलकुलेट कर सकते आप इफ एनी वैल्यू इज जीरो और नेगेटिव, या तो कोई वैल्यू नेगेटिव हो या जीरो, बिकॉज द log of zero does not exist, log of negative number also not exist, ठीक है। तो हम ये दोनों वैल्यूज जब कभी आपके पास आ जाए ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log -5 तो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि नहीं, वी कैन नॉट कैलकुलेट log of -5 बिकॉज द नेगेटिव नंबर log डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ ये कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कीजिए इसका। अब एक कॉलम बना लें आप इस तरह से, मिसाल के तौर पर ये कॉलम बनाते हैं 50 35 120। स्क्रीन सही शेयर नहीं होगी। 120 स्क्रीन शेयर की हुई है ना सर वो बुक सामने आ रही है, आपके नोट्स नहीं आ रहे।
70, 85, 8। तो ये x हो गया आपके पास। अब आप log ऑफ x अगर कैलकुलेट करते हैं तो log ऑफ x अगर आपने कैलकुलेट किया तो जाहिर है क्या कैलकुलेट करेंगे, log ऑफ 50। ठीक है, इसी तरह से यहाँ log ऑफ 35। तो ये आप अभी तो मैंने बताया कि ज्योमेट्रिक मीन में हम अगर वैल्यूज हों, लार्जर वैल्यूज हों, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए लेते हैं। अब आप ये कहते हैं कि सर इस वक्त तो लार्जर वैल्यूज नहीं है, सो व्हाई वी आर टेकिंग द लॉगरिथम। हमने तो वी हैव डिफाइंड द फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मीन। हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए एक फार्मूला डिफाइन कर दिया, एक स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला डिफाइन कर दिया। तो आप जब भी ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे, अगर लार्जर वैल्यूज नहीं भी है तब भी फार्मूला तो वही अप्लाई होगा ना उसके ऊपर। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जनाब, इसमें ये वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए x वैल्यूज सारी दी हुई थी आपके पास। log ऑफ x 1.69 यानी log 50 की वैल्यू आपने जब कैलकुलेट की, whenever you calculate the log of 50 that is equal to 1.69, log of 35 that is equal to 1.544 and so on। सारी वैल्यूज आपके सामने है। इन वैल्यूज को देखकर आपने ये कहा कि टोटल समीशन जो इनका आ रहा है वो ये आ रहा है, और टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है इस वक्त? 7 है, 6 है टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और लॉग डिवाइड किया आपने, जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई उसको एंटी लॉग कैलकुलेट किया, दैट इज 46.41। ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है कि एंटी लॉग जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे ना, वो क्या अप्लाई कर रहे थे? समीशन ऑफ लॉग एक्स। अब क्या अप्लाई करना है? समीशन ऑफ एफ टाइम्स ऑफ लॉग एक्स। यानी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मालूम है ना, इस तरह से कैलकुलेट होती है, एफ एक्स समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। अगर इससे कैलकुलेट हो रही है तो आपने यहाँ पर भी यही करना है कि एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मीन कैलकुलेट करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। मेरा ख्याल है ये स्क्रीन मैंने यहाँ रख, ये आपके सामने है। इसका आंसर वेरीफाई करें जल्दी से। लिसन हमारे ऑल जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ये टेबल आपके सामने दिया है, काइंडली इसका आंसर वेरीफाई करें। अब जो टेक्निक मैंने यूज करनी है वो यही है कि मैं 3 क्वेश्चंस खुद यहाँ अटेम्प्ट करूंगा और 4th क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो यही परफॉर्म होती है। हाँ, ब्राइटनेस कहाँ से बढ़ेगी? आगे बता देना कहाँ से। ये तो नहीं, किस पे फुल है? हाँ, प्लीज वेरीफाई द आंसर ऑफ दिस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन।
हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, काइंडली ये भी इसको अटेम्प्ट करें और इसका आंसर वेरीफाई करें. तो लास्ट वैल्यू 21 और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1. सर एंटीलॉग क्या था 10? क्या आंसर आ रहा है? आप क्या बोल रहे हैं मुझसे? समीशन ऑफ एफ. पहले तो ये देखिए इसमें अप्लाई क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा या एन वाला अप्लाई होगा? ज़ाहिर है एफ एक्स वाला अप्लाई होगा. समीशन ऑफ एफ तो अलग से कैलकुलेट होगा ना, 2 + 5 + 5 प्लस ये होगा ना. वो तो हम जब करते हैं जब सिंपल एरे फ्रीक्वेंसी एरे गिवन होता है और उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं. यहाँ तो हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं ना बेटा. फोर्टी 5 पॉइंट नहीं, 15.58 आ रहा है सर डिवाइड करके उसके बाद एंटीलॉग लगाना. जी. अच्छा. शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबा दिया. शिफ्ट दबा के लॉग अप्लाई करो तो एंटी लॉग आ जाएगा. द राइट आंसर इज 15.58. Hmm? 15.58 आंसर. हाँ ना, पहले लॉग कैलकुलेट करोगे फिर फ्री. हाँ तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि यहाँ अटेम्प्ट करने की वजह यह है कि आपको अपनी गलतियां वाज़ेह हो जाए. आप गलत कर रही थी, आप गलत किया ना. देखिए वो कह रहा है एफ मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स. तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट log x, देन मल्टीप्लाई विद f और फिर उसके बाद समीशन कैलकुलेट करते हैं.
तो आ गया था, उसके बाद क्या हुआ, f को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर रिजल्ट आया उसको टोटल कर दिया, टोटल कर दिया, सही। उसके बाद जो है उस टोटल रिजल्ट को रख दिया, 20 से डिवाइड कर दिया। फ्रीक्वेंसी टोटल 20 है ना, समीशन ऑफ एफ। अच्छा, तो यही वाली वाली। अब देखने में तो चीजें आसान लगती हैं, लेकिन जब हम हैंड ऑन कैलकुलेशन करते हैं उसमें कहीं पे भी मिस्टेक हो उसको दूर करना है। ये सीखा f log f। शिफ्ट दबाओ और लॉक को प्रेस करो। ओके, आप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है। कोई एक आध दो स्टूडेंट्स अगर बता दें फीडबैक अपना। यस सर। यस सर। पहले म्यूट किया हुआ है हमने शायद। म्यूट किया हुआ है, तो अब अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, बस ये सर बात ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो कह रहे हैं कि कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, लेकिन डेटा जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो मिड वैल्यूज कैलकुलेट करने का होगा। मिड वैल्यूज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ताकि फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, देखिए गौर से देखिए, 100 to 110, 110 to 120, so on, 140 to 150। ठीक है, इक्वल वेट था, यानी हाइट ऑफ इंटरवल इक्वल। अच्छा, अब हाइट ऑफ इंटरवल इक्वल है तो 100 से 110 का जो मिडिल पॉइंट होगा या मिड पॉइंट आप कह लें, मिड वैल्यू, दैट इज 105, 1150, 115, 125, 135, 145। These values are representative of mid values। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी गिवन है वो आपने एज इट इज लिख दी, फ्रीक्वेंसी ये रखी, तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बन गया। अब उसके बाद log x बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, f log x बिल्कुल वैसे ही जैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, और फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। तो gm यानी ज्योमेट्रिक मीन 125 पाउंड। अब इसमें एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये तो वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था ना, आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं, हमने डिस्कस कर लिया इसको। जो बात मुझे बतानी है ना वो ये कि आप किसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी या अनग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे एक और मीन हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है, हार्मोनिक सीरीज जो होती है, उसका जो मीन कैलकुलेट होता है दैट इज हार्मोनिक मीन। तो ये जो हार्मोनिक मीन है जब हम कैलकुलेट करेंगे, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मेरा ये जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ इसको फोकस कीजिएगा कि if we calculate the arithmetic mean, the geometric mean and the harmonic mean of a particular data, group frequency distribution, arithmetic mean always greater than geometric mean
इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक, यानी अर्थमेटिक मीन हमेशा सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, उससे लेसर वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की होगी और उससे लेसर वैल्यू हार्मोनिक मीन की। ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें यूज करनी है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, एक थ्योरम है एक तरह का। जिस तरह मैथमेटिक्स में हम थ्योरम पढ़ते हैं ना कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट इज अ रिजल्ट, एक कंक्लूजन है, एक थ्योरम है, तो इसको हम यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हम ये बता रहे हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन, ऑलवेज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन। तो इसका अगर मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अर्थमेटिक मीन is always greater than the geometric mean is always greater than harmonic mean, ठीक है। जी, एक चीज और हम डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि if x1 x2 x3 up to xn are n positive values, ये सारी क्या है, n positive values है, then harmonic mean is defined as, harmonic mean अब मुझे कैलकुलेट करना है, n upon 1 over x1 plus 1 over x2 plus 1 over x3 plus 1 over xn up to 1 over xn, ठीक है। क्या नहीं हो जाएगा, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक सीरीज अर्थमेटिक सीरीज की रेसिप्रोकल सीरीज होती है। तो फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 के बजाय 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 आ रहा है। यानी इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर इसकी रिजेम्बलेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे अर्थमेटिक मीन की है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल क्या होता है हार्मोनिक मीन, या अर्थमेटिक सीरीज की जो रेसिप्रोकल सीरीज होती है वो हार्मोनिक सीरीज होती है। तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 करेंगे, इससे डिफर कर रहा है ना ये। यानी अगर आप अर्थमेटिक सीरीज से देखें तो अर्थमेटिक सीरीज में तो समीशन ऑफ x था, यहाँ समीशन ऑफ x नहीं है, यहाँ समीशन ऑफ 1 ओवर x। अगर आप ऑब्जर्व करें इस फॉर्मूले को तो समीशन ऑफ 1 ओवर x। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, आपकी समझ में आ गया ना, तो आप सबसे पहले x1 x2 को कैलकुलेट करेंगे 1 ओवर x1 1 ओवर x2। भाई अगर फर्ज करो x1 x2 x3 तो आप दिया हुआ 2 4 6 8 10, तो अब ये 2 4 6 8 10 थोड़ी रहेगा, ये हो जाएगा 1 ओवर 2 1 ओवर 4 1 ओवर 6 1 ओवर 8 1 ओवर 10। तो इससे कैलकुलेट जो होगा उसका समीशन कैलकुलेट किया। अच्छा, इसी को जरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या रिप्लेस होगा, इस एन की जगह क्या, समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एफ टाइम्स ऑफ 1 ओवर एफ, जस्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट नहीं हो सकता अगर कोई वैल्यू जीरो होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक। अच्छा जनाब, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप यूज कर लें इसको तो सही है, इसकी जरूरत नहीं है प्रैक्टिस अटेम्प्ट करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोनिक मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हार्मोनिक मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो हमने डिस्कस किया है, समीशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स। जी बोले, ये वाला कर लेते हैं ना, ऊपर वाला तो बहुत ही सिंपल है यार, उसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्स दिया हुआ था, 1 ओवर एक्स कैलकुलेट कर लिया तुमने, और फिर सबका समीशन निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 0.1953, ठीक है। और फिर यहाँ वैल्यूज रख दी। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आप सामने रखे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आंसर वेरीफाई कर लो। प्लीज वेरीफाई योर आंसर बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। आंसर वेरीफाई।
45.25 is the right answer. सर आंसर दे गई 45.25 is the right answer. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आफ्टर डेसिमल प्लेस वैल्यू, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात आप समझ लें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, आप लोग भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है ना चेक करने का, चेकिंग क्राइटेरिया जो है वो इस तरह से होता है कि आपने परफॉर्म किया, पूरा काम सही है, लेकिन बस एक या दो वैल्यूज डेसिमल प्लेसेस की गलत हो गई, जिसकी वजह से आपका आंसर कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को फॉलो करने के बजाय, यानी राइट आंसर की तरफ जाने के बजाय डेविएट करना शुरू कर देता है। ज़ाहिर है आंसर गलत आ गया। उसका तरीका यह है कि आंसर को मैं वेरीफाई करूंगा, चेक करूंगा राइट आंसर से, तो दोनों डिफरेंट होंगे बिल्कुल। इसके अंदर f अपॉन x कैलकुलेट कर लिया ना आपने, तो f अपॉन x का मतलब क्या आएगा, जो f आया 1/x आया उसको f से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट अगर तुम f अपॉन x कैलकुलेट करते तो भी आंसर सही आता। जो बात मैं कह रहा था अभी वो बीच में से अधूरी रह गई। मैं ये कह रहा था कि आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की और बीच में कहीं कोई मिस्टेक हो गई, एक डेसिमल वैल्यू की मिस्टेक हो गई, 5.5 आंसर आ रहा था, आपने 6.5 नहीं किया, पूरा आंसर गलत है। सब मतलब सारी कैलकुलेशन को वो अफेक्ट करेगा, ऐसे ही होगा ना। तो अब तरीका ये है कि उसके आंसर को अगर मैं अपने राइट आंसर से वेरीफाई मैच करूंगा तो दोनों में डिफरेंस आएगा, तो क्या स्कोर हो जाएंगे मार्क्स। तो मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि उस सूरत में 100% मार्क्स स्कोर होंगे। क्यों? क्योंकि जो थीम आपने यूज की है, जो आपने उसका प्रोसीजर यूज किया वो राइट प्रोसीजर है, यानी स्टेप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा और वो ठीक है तो इट डजेंट मैटर, इसलिए कि ये तो ह्यूमन एरर है ना। ह्यूमन एरर तो किसी वक्त भी किसी से भी परफॉर्म हो सकता है। मैं जब चेक यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर और बुक से देख के कर रहा हूँ लेट सपोज, तो उस सूरत में भी वो कभी कभी ह्यूमन एरर आ जाता है। इसका ये मतलब नहीं है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर आपने ठीक दी है और सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स बिल्कुल ठीक है तो फिर कोई मसला नहीं है। देखिए 1/x कैलकुलेट करना है, 1/x कैलकुलेट करने में गलती हो सकती है, लेकिन एक आदमी 1/x कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, वो कर रहा है x फॉर्मूले में क्या अप्लाई कर रहा है, f अपॉन x के बजाय fx मल्टी अप्लाई कर रहा है। उसको यही नहीं क्लियर कि हार्मोनिक मीन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, या उसको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है जिसके ऊपर नंबर नहीं मिल सकते, नहीं मिलने चाहिए। लेकिन जो कैलकुलेशन की मिस्टेक है वो ह्यूमन एरर है, वो कहीं पे भी हो सकता है। उसमें सिर्फ हम स्टेप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन देखते हैं और उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो उसको देखते हुए मार्किंग का ये क्राइटेरिया हम डिफाइन करते हैं, ताकि एक क्वेश्चन, एक क्वेरी मुसलसल आती है, सर वो स्टेप्स के मार्क्स होंगे या नहीं, तो मार्क्स होते ही बेसिकली स्टेप्स के, क्योंकि आप, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है कि देखिए जितनी आप डेसिमल वैल्यूज के
आफ्टर डेसिमल वैल्यूज, जितनी भी पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं, अगर 4 to 5 वैल्यूज कंसीडर करेंगे ना, तो आपका जो आंसर है उसका एक्यूरेसी लेवल अचीव हो जाएगा। ठीक है, 4 to 5। अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस भी लेते हैं तब भी ठीक है, बस थोड़ा सा डेविएट होगा राइट आंसर से। अच्छा, राइट और रॉन्ग नहीं होता इसके अंदर, यानी आंसर राइट और रॉन्ग नहीं होता, आंसर सिर्फ एक्यूरेसी लेवल को अचीव करता है। तो अगर आप ज्यादा डेसिमल प्लेसेस लेंगे तो एक्यूरेसी लेवल अचीव हो जाएगा, नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, राउंड ऑफ करके आप उसको बता सकते हैं। आपके लिए मैं सजेस्ट ये करूंगा स्टूडेंट्स के लिए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू। हाँ, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जी बेटा, किसके मार्क्स है? इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन यही तो दी थी मैंने। ठीक है, अच्छे जनाब, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मिड वैल्यूज एक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, बस देख लेते हैं सवाल। 2 4 मिड वैल्यू क्या है? 3 4 6 मिड वैल्यू क्या है? 5। अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, f अपॉन x कैलकुलेट किया, हार्मोनिक मीन समीशन ऑफ f अपॉन x। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, दोबारा रिपीट हुआ। सर रेंज गिवन है तो आप मिड वैल्यू निकालना है। जी बेटा, जरा सा लाउड बोलिएगा, आपने कोई सवाल किया है? सर रेंज अगर गिवन हो तो मिड वैल्यू निकालनी है। जी, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उस वक्त हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो मिड वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल्स दिए हुए थे ना हमें, तो क्लास इंटरवल्स की हेल्प से हम पहले मिड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद f अपॉन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके। आई होप कि आपने जो क्वेश्चन किया था शायद वो यही था जिसका मैंने क्लैरिफिकेशन दी है। चलिए आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मेरा ख्याल है ये तो अभी मैंने बताया आपको, ये प्रॉपर्टी तो अभी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है ना। तो अब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का रिलेशन ग्रेटर देन का है। इसमें एक आखिरी पॉइंट देखिए, इन्होंने कहा इफ द वैल्यूज आर सेम, बट इफ द वैल्यूज आर सेम, अगर वैल्यूज सेम है, किसी एक सीक्वेंस की वैल्यू अगर मैं दे दूं 2 2 2 2 2, तो क्या है, पूरी सीरीज सेम। इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं हो सकती। इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स तो अप्लाई हमेशा वहां होगी जहां कुछ वेरिएशन आ रही है। विदाउट वेरिएशन यू कैन नॉट अप्लाई एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक, क्योंकि डेटा बिल्कुल कांस्टेंट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो इसलिए ये कहते हैं कि हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑल विल बी इक्वल इफ द डेटा विल बी सेम। अगर डेटा सेम होगा तो हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन तीनों बराबर होंगे। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया एग्जांपल नंबर 1 में, वैल्यूज है 35, 28, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये सिंपल एक फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ठीक है, और कोई ऑर्डर भी फॉलो नहीं हो रहा है इसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग। कहते हैं वेरीफाई अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। So you will calculate the arithmetic mean first, then geometric mean, then harmonic mean, and compare all the means with respect to each other. तो आप देखेंगे उसको कि वो जो चीज आपके सामने आएगी, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ से लग रही है, कैसे पता? ये तो वेरीफाई करने को कह रहा है ना, क्वेश्चन में खुद तो लिखा है एंड वेरीफाई दैट। अब वेरीफाई कैसे करोगे? तो वेरीफाई करने के लिए तो न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट की, देखिए अरिथमेटिक मीन आ रहा है 17.25, ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है नॉट मतलब देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, क्योंकि हम सिर्फ समझ लेते हैं इसको। बाकी तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन हाउ कैन वी कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आप सिर्फ वैल्यूज को देख लीजिए, 17.25 इज द अरिथमेटिक मीन, 14.47 is the geometric mean and 12.55 is the harmonic. ये वेरीफाई कर रहा है कि प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, वो एक ही सीरीज है, उस सीरीज का हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया, उसी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया, उसी सीरीज का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया, और वो उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। अब तक हमने जो देखा है इसमें सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है।
इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का रिलेशनशिप मालूम कीजिए और वेरीफाई करें। तो यहाँ पर भी हमने जब सर कैलकुलेट किया तो ये इसी तरफ से आ रहा है। आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ा सा इसमें डेविएशन, मतलब आवाज नहीं आ रही जी बेटा पूछिए। सर। आप एक और बार बता सकते हैं एंटी लॉक कैसे यूज करते हैं? आई कांट है। वॉल्यूम फुल है मेरे ख्याल में, फुल है। सर स्पीकर का वॉल्यूम भी तो चेक कर रहा था। आवाज आ रही है? बेटा अपनी क्वेरी दोबारा रिपीट करेंगी जरा लाउडली? सर आप एंटी लॉक एक और बार समझा सकते हैं, हाउ टू यूज? आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, वॉइस नोट में उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। ये आपने कुछ चेक ओके भेजा है? ओके सर। नहीं अच्छा नहीं, ये तो अच्छा हाँ ठीक है। एंटी लॉक आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेटर, यही क्वेश्चन है ना? एंटी लॉक शिफ्ट दबा के लॉक प्रेस कर दीजिए। इंसान बड़ा अपने आप को अगर गौर करे तो बहुत इंसान आजिज मखलूक है। हम जब फिजिकल क्लासेस लेते थे तो हमें उस ब्लेसिंग का पता ही नहीं था कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग, फिजिकल क्लासेस होना ही कितनी बड़ी ब्लेसिंग। जब कोई नेमत इंसान से छिन जाती है तो उस वक्त उसको अंदाजा होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत में जी रहे थे। टेकन ग्रांटेड लिया होता उस चीज को कि ठीक है ये तो हमारा राइट है। एक ऐसी चीज जो नजर नहीं आ रही, एक ऐसी चीज जो माइक्रो लेवल पर भी नहीं है शायद, लेकिन उसके बावजूद उसने पूरी दुनिया को एक झटके में ये बता दिया कि ये इंसान की हैसियत है, ये इंसान की हकीकत है। कि आप मुझे कभी कभार इतना एहसास होता है इस बात का, और बहुत शदीद डिप्रेशन होता है कि आई कांट राइट एनीथिंग ऑन बोर्ड। मैं लिख नहीं पा रहा बोर्ड पर, कैसे लिखूंगा? वो बच्चे जो ऑनलाइन बैठे कैसे देखेंगे? जबकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए मैं बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, पूरी 15 इयर्स की जो मेरी टीचिंग लाइफ है उसमें कभी जिंदगी में मैंने स्लाइड्स पे नहीं पढ़ाया। फर्स्ट टाइम मैं स्लाइड्स में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि स्लाइड्स में पढ़ाना कोशिश कर रहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दें, लेकिन जो बात मैं बोर्ड पर लिख के एक्सप्लेन करता हूँ थियोरेटिकली, कंसेप्चुअली, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, वो अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता स्लाइड्स का। यानी मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इस वक्त तो फिर मैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। जब मैं कैलकुलस पढ़ा रहा होता हूँ तो कैलकुलस में तो जो कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना है, नंबर सिस्टम बनाना है, कार्टेशियन प्लेन बनाना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। आई डोंट नो कि जो इस वक्त बेचारे कैलकुलस पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड की उसको महसूस करते हैं या नहीं, लेकिन जो व्हाइट बोर्ड की इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अच्छा, बहुत सारे टीचर कन्वीनियंट फील करते हैं स्लाइड्स के अंदर पढ़ाने को, बट मैं समझता हूँ कि जब तक टीचर बोर्ड पे लिख के नहीं पढ़ाता उस वक्त तक जाहिर है वो अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। खैर एनीवे, इन्हीं चीजों के साथ इंसान को आगे सरवाइव करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मामला जल्दी बेहतर हो जाए। और अच्छा जनाब, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मॉड। आप सभी को मालूम है मोस्ट क्या है? मोस्ट, हाँ, जो ज्यादा वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही हो, जहाँ हैवी कंसंट्रेशन हो फ्रीक्वेंसी की, तो उस वैल्यू को हम मॉड कहते हैं। एक से ज्यादा मॉड भी हो सकते हैं, मोर देन वन मॉड भी हो सकते हैं। दोनों तरीके हैं, या तो आप एवरेज निकालने दोनों टर्म्स का, या फिर n/2+1 का एक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हैं, दोनों प्रोसीजर यूज कर सकते हैं।
ये सिंपल मॉड का फॉर्मूला है। कहते हैं कि मॉड मतलब इस सीरीज का मॉड कैलकुलेट कर। पहले फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में एरे बना ली। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में एरे बना ली। मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू आपके पास जो नजर आ रही है वो क्लियर नजर आ रहा है कि 11 है, तो आपने बता दिया। इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अब इसको मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखिए एक डिफरेंस आ गया खाली, वो ये कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 5 भी है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 8 भी है। ये जो सीरीज आपके सामने मैंने लिखी है इसमें दोनों है। तो अब चूंकि हम वो वाला काम तो कर नहीं रहे कि उसको उस तरह से कैलकुलेट करें फॉर्मूले से, तो हमने क्या किया कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इक्वल वैल्यूज थी उसको दो मॉड ले लिया। और हम ये बात मतलब वी ऑलरेडी नो दैट कि मॉड की वैल्यू दो हो सकती है। रिपीटेटिव वैल्यू अगर इक्वल है तो वो ज़ाहिर हम मोर देन वन मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जाहिर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, नजर आ रहा होगा हैवी कंसंट्रेशन है, वही हम मॉड लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू 4 पे आ रही है। तो since shoe size 4 has maximum frequency, therefore the model size is 4, मॉडल साइज 4 हो गया। अब ये फॉर्मूला नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं। FM model frequency of the model class. Lower boundary of model class. Lower boundary of model class. L plus Fm minus F1 over 2 Fm minus F1 minus F2 multiply by H, और सबकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिख दी है। F1 minus F2 है। अच्छा देखिए, एल लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मॉडल क्लास कैलकुलेट करनी होगी, मतलब ऑब्जर्व करनी होगी। एच विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, एच जो है वो विड्थ ऑफ मॉडल क्लास है। एफएम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग टू मॉडल क्लास, यानी जो भी मॉडल क्लास है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी। इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हैवी कंसंट्रेशन कहाँ नजर आ रही है? 8 से 10 के अंदर। ठीक है, पहले क्लास इंटरवल लिए और क्लास बाउंड्रीज बनाई। अब सवाल ये पैदा होता है सर कभी आप बनाते हैं कभी नहीं बनाते।
मैं जब भी डिस्क्रीट वैल्यूज होती है तब बनाता हूँ, वरना नहीं बनाता, इसलिए कि कंटिन्यूस वैल्यू के लिए जरूरत नहीं है बनाने की। यहाँ मैंने क्लास बाउंड्री इसलिए कैलकुलेट की 2 से 4 है, बीच में 4 और 5 मिसिंग है, और फिर 5 से 7 है, 7 से 8 तक सारी वैल्यूज मिसिंग है। पहले मैं क्लास इंटरवल लूंगा, फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखूंगा, क्लास बाउंड्री बनाऊंगा। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए 0.5 लेस और 0.5 ऐड किया, ठीक है, 0.5 ऐड किया, 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, ये क्लास बाउंड्रीज बन गई, कंटिन्यूस हो गई। अब कंटिन्यूस होने के बाद मैं देखता हूँ हैवी कॉन्सेंट्रेशन इस क्लास में आ रही है, तो दिस इज द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास हो गई। अब इस मॉडल क्लास के बाद देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ लिखा क्लास साइज 7.5 से 10.5 has the maximum frequency, therefore it is our model class. Length, I mean width of the class interval Lower is boundary. 7.5, height 3 है। FM frequency of the model class, ऊपर की क्या है frequency of the model class 9 नजर आ रही है। frequency F1 preceding class F1 क्या है 9 से ऊपर 5। frequency after the model class F2 that is equal to 3। सारी वैल्यूज को लिया, इसमें प्लग कर दिया, तो मॉड वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, मॉड वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट इसका ये है। जी 50, हाँ इसमें जरूरत नहीं है क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करने की, कंटिन्यूस है ना। ऐसा मॉडल फ्रीक्वेंसी है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नहीं नहीं, मॉडल क्लास में नहीं है, एफएम तो फ्रीक्वेंसी है ना। Sir, can you hear me? जी प्रीसीडिंग क्लास। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? फबीहा। कैलकुलेट किया तुमने आंसर? इनके आंसर को कोई और वेरीफाई करे। 27.438 कैलकुलेट करें, वेरीफाई करते हैं ताकि फिर आगे चले। क्वेश्चन तो है हमारे पास, शायद उसका आंसर भी लिखा हुआ है, मैं चाहता एक आध स्टूडेंट और कैलकुलेट करते हैं। 27.27 डेसिमल में तो मैंने कहा ना कोई थोड़ा सा वेरिएशन आ सकती है। ये एक ठीक है जरा। mod by graph, a histogram is used to determine the mod graphically. The steps involved in this process are number 1 draw ये कहते हैं कि हिस्टोग्राम यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू तुम मॉड कैलकुलेट करो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मॉड कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि हम एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। हाईएस्ट रेक्टेंगल विल बी द मॉडल क्लास, जो हाईएस्ट रेक्टेंगल होगी वो मॉडल क्लास होगी, मॉड नहीं होगा, मॉडल क्लास होगी, ठीक है। और फिर उस मॉडल क्लास के अंदर हम इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रॉ करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रॉ करने के बाद वो जिस जगह मतलब लाइंस ड्रॉ करेंगे और वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो मॉड वैल्यू होगी, वहां से हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन थी वो दे दी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास,
draw a histogram for the following data and measure the model value. Measure the model value. Verify it by actual calculations. Verify it by actual calculations. पहला काम हमने ये किया कि 0 से 10, 10 से 20 क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द क्लास बाउंड्रीज. ठीक है, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास. इसमें मॉडल फ्रीक्वेंसी हमें क्लियर नजर आ रहा है 21 ये मॉडल क्लास होनी चाहिए और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है दैट इज 21. मैंने अब हिस्टोग्राम बनाना शुरू किया. हिस्टोग्राम जो बना है वो देखिए किस तरह है. 0 से 10, 10 से 20, 30, 40 बस इनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग मैंने इनके हाइट्स ड्रॉ कर दी इन सिंपल हिस्टोग्राम्स. तो ये जो हिस्टोग्राम बना था इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू इस रेक्टेंगल की नजर आ रही है. इसके कॉर्नर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की. पहले वाला हिस्टोग्राम इससे उसका कॉर्नर पॉइंट और ये समझ रहे हैं ना आप इंटरसेक्शन राइट कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन किया राइट कॉर्नर पॉइंट को पहले वाले और लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट से लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन किया आफ्टर द मॉडल क्लास, बिफोर द मॉडल क्लास एंड आफ्टर द मॉडल. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉप किया तो दैट इज 32.86 समथिंग. ये आप जो ग्राफ बनाएंगे तो स्केल्स लिया होगा ना उसके अंदर. ग्राफ पेपर पे अगर बनाएंगे या अगर आप रफ स्केचिंग करेंगे तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि भाई ये कितना ऑलमोस्ट कितना बन रहा होगा. 32 पॉइंट्स एक्सेप्टेड तो होगा वो, लेकिन आप स्केलिंग कीजिएगा ना 30 से 40 के दरमियान जो स्केलिंग होगी तो स्केलिंग मतलब गैप बिटवीन द 30 एंड 40 तो वो 0.1 का अगर आप गैप ले लेते हैं तो मेरे ख्याल है फिर तो आराम से कर सकते हैं. लेकिन इतना एक्यूरेसी लेवल अचीव नहीं होगा. ये बात ठीक है कि 32.86 अचीव हो जाए, ये नहीं होगा. तो 32.8 या 32.9 या 33 इस तरह से अगर आप राउंड ऑफ करके दे देंगे तो वो जाहिर एक्सेप्टेबल होगा. अच्छा, इन्होंने किया क्या है, एक तो ग्राफिकल मेथड बताया और उसके साथ साथ एक कैलकुलेशन की. तो कैलकुलेशन हाँ कैलकुलेशन करके एक्यूरेट वैल्यू जो कैलकुलेट की तो वो दोनों वैल्यूज मेरे ख्याल में 32.8 और 32.86 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज तकरीबन एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी रख रही हैं. अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मीडियन का. वो मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा. अब मैं जरा बुक आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ. ठीक है. ओके क्लास, ये हमारी जो बुक है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स बाय नील ए वेस, इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और ये हमारी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है. रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक ये अपलोड है ऑलरेडी LMS पर, वहां से भी आप ले सकते हैं. और इसके साथ एक और रेफरेंस बुक भी मैंने अपलोड की है, एंडरसन. ठीक है, दोनों बुक्स LMS पर अपलोडेड है. अब आपको जो करना है वो ये कि एक प्रोसीजर समझ लें.
क्वेश्चंस तो मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। अच्छा, मीडियन मैं स्टार्ट करता हूँ, मॉड में स्टार्ट करता हूँ, तो पहले बताता हूँ ना कि मॉड क्या है, पहले बताता हूँ ना कि मीडियन क्या है, पहले बताता हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, how can we verify that the arithmetic mean always greater than the geometric mean always greater than the harmonic mean, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो हो गया, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने अटेम्प्ट कर लिए, यानी उसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, लॉजिकल कॉन्सेप्ट था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसकी कुछ एग्जांपल्स दे दी, और फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर दिए, जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर दिए। अच्छा, अब उसके बाद बुक के अंदर हम कंपेयर करेंगे जो कुछ हमने अब तक स्टडी किया है, क्या वो बुक के अंदर किस तरह से हमें देखना है। तो अब एक बच्चा ये सवाल कर सकता है कि सर, मतलब वन कैन रेज द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट कि व्हाई वी नीड टू स्टडी फ्रॉम द बुक, क्या जरूरत है, कर तो दिया आपने, समझा दिया, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल गई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2-2, 4-4, 5-5 हर सवाल के सॉल्व कर लिए, अब आगे क्या जरूरत है बुक पढ़ने। नहीं, बुक की स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ट्रू एंड फॉल्स का, फिल इन द ब्लैंक्स का, मतलब जो आपका एक बड़ा मतलब सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा, वो तो जब आप बुक की स्टडी करेंगे, टेक्स्ट बुक की हो या रेफरेंस बुक की हो, तो उससे ही उस वक्त मतलब आप परफेक्शन आएगी, या आपका जो थ्योरेटिकल लॉजिकल स्टफ मिलेगा वो तो आपको बुक की स्टडी से मिलेगा, और उसी में कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आपके रेज होंगे। तो इस तरह से हमने ये देखना है कि शायद आपको याद हो, इफ यू रिमेम्बर, कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए पहली चीज मैंने जो पढ़ाई थी यहाँ पर वो था नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो लोग थे मेरी क्लास में फिजिकली प्रेजेंट, तो याद होगा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, what about the primary and secondary data, qualitative and quantitative variables, discrete and continuous variable, याद नहीं ये सारी चीज। तो यहाँ पर भी देखिए इन्होंने इसी चीज को स्टैटिस्टिक्स बेसिक, सर जी बोलिए। सर इसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी थी, शायद हमने कवर नहीं की है या कुछ। हाँ, एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे जो कि हमारे रेलेवेंट टॉपिक होगा। हम उन ओके चीजों सर। पर फोकस नहीं करेंगे जो हमारा रेलेवेंट टॉपिक नहीं होगा। ओके सर। आपकी हाँ, पीडीएफ से कर लें या नहीं, मेरा ख्याल है परचेस करने की जरूरत नहीं है पीडीएफ से, अगर आप कन्वीनियंट है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर नहीं पढ़ सकते हम पीडीएफ से, तो फिर जाहिर है आप लाइब्रेरी से इशू करा लें या परचेस कर। यार इसका रीसाइज कैसे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, साइज कैसे बड़ा होता है। ये रहा, ये देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त जाहिर है ये descriptive statistics consist of method for organizing and summarizing information. Inferential statistics अब ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल से बता रहे हैं इसको ना, जैसे यहाँ इन्होंने कहा कि वी यूज द 1948 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू इंट्रोड्यूस द अदर मेजर टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये देखिए आगे उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, पॉपुलेशन एंड सैंपल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉपुलेशन भी मैंने बताया था, सैंपल भी मैंने बताया था, आप ऑलरेडी जानते ही बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जब आप यहाँ से पढ़ रहे होंगे तो फिर कुछ एट्रीब्यूट्स आपको और मिलेंगे, कुछ और एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, उसको अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करना होगा।
थ्योरी नहीं, Excuse me, मैंने कहा sir. ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपके पास कोई लॉजिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। थ्योरी नहीं आएगी, ये नहीं लिखूंगा कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स और फिर पॉपुलेशन और सैंपल, नहीं, ये काम नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा कि हाँ भाई कहाँ आपको एमसीक्यूज में एप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है, कब आपको ट्रू एंड फॉल्स में इसको ट्रू करना है, इसको फॉल्स करना है, ये चीज है। अच्छा, इसके बाद पॉपुलेशन सैंपल, ये डायग्राम दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को जरा स्टडी कीजिएगा कि सैंपल किस तरह से लिया आपने, क्या वजह है उसकी। यही है ना सैम्पलिंग का मतलब, क्या होता है, हम पूरी पॉपुलेशन में से क्या कंसीडर करते हैं, कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं रैंडमली, तो वो रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 1 में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल हमें डिस्कस करनी हो। कुछ डेटा दिया हुआ है, देखिए, करंट यूजर एवर यूज, टाइप ऑफ ड्रग, हाँ सर्वेज है, कुछ केस स्टडीज होंगी, कुछ सर्वेज होंगे। पहले चैप्टर में तो हमने भी यही काम किया था ना कि कलेक्शन ऑफ डेटा सर्वेज के थ्रू, क्वेश्चनायर के थ्रू और इंटरव्यूज के थ्रू आप कलेक्ट करते हैं डेटा, फिर उसके बाद उसको कैटेगराइज करते हैं, फिर कैटेगराइज करके अगर क्वालिटेटिव टाइप है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं क्वांटिटेटिव वैल्यूज के अंदर या क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर, और फिर उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। तो ये मैं चाह रहा था, ये बुक हमने देख ली। उसके बाद ये फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, रिव्यू प्रॉब्लम्स। अब ये क्वेश्चन दिया होगा, ऑलमोस्ट एनी इन्फरेंशियल स्टडी इन्वॉल्व एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन व्हाई। ये कहने को तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक सेंटेंस में या एक दो वर्ड्स के अंदर आंसर देना है कि ऐसा क्यों है, क्या कह रहे हैं ये। ऑलमोस्ट एनी इन्फरेंशियल स्टडी इन्वॉल्व्स एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही तो है जो कोई मेथड या टेक्निक अप्लाई जब आप करेंगे तो वो कोई रिजल्ट देगी, आपको एक सिंगल वैल्यू देगी मीन के फॉर्म में या किसी की मीडियन की फॉर्म में, मॉड की फॉर्म में। उस वैल्यू को जब तुम इंटरप्रेट करोगे रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन के तौर पर, एज अ रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन, तो वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगा। लेकिन वो होगा किसकी हेल्प से, वो होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी असल काम इस मल्टीमीडिया के थ्रू इसका वो देखना है। लेकिन अगर करंट ही नहीं है इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, तो ये मल्टीमीडिया काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली इसी तरह अगर हमारे पास मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ना हो, टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ना हो, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बगैर हम रिजल्ट लाएंगे कहां से जिसको इंटरप्रेट करें। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और अगर आपके पास सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इन्फरेंशियल नहीं है, तो उन वैल्यूज का कोई फायदा नहीं जो आंसर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि उसको आप इंटरप्रेट करेंगे कैसे, इंटरप्रेट ही नहीं कर रहे तो वो वैल्यू किस काम। मैं यहाँ 12.45 लिख दूं और पूछूं ये क्या है, आप क्या कहेंगे 12.45 है, नहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें क्या मालूम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन तो कर ही नहीं रहे हम इसको, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए कंपलसरी कंपोनेंट है एक दूसरे के ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं चाहूंगा कि आप देख लीजिएगा। इसमें चैप्टर 1 में कोई क्वेश्चन कैटेगोरिकली मैं नहीं दे रहा कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, ये मैं इस तरह से नहीं दे रहा, बस आप इसको स्टडी कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन स्टडी कर लीजिएगा। आप कहें तो मैं मार्क करवा दूं कौन सा क्वेश्चन है, या फिर आप इसको वैसे ऑल मतलब खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि डिसाइड योरसेल्फ कि क्या आपने करना है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। चैप्टर 2 जो स्टार्ट होगा ना, वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड चैप्टर 3 डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। डिस्क्रिप्टिव मेजर तो हम आज पढ़ रहे हैं, आज हमने पढ़े हैं।
अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मीडियन को डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजिंग डेटा चैप्टर 2 पर अगर हम जाएं तो यहाँ से असल में वो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ जो हमने स्टार्ट किया था, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल? क्या है? हाउ डू यू डिफाइन? कैसे डिफाइन करोगे? फॉर बी, हाँ, न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होंगे। और कैटेगोरिकल? नहीं, उसको फिर कैटेगोरिकल कह रहे हैं, वो क्वालिटेटिव। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कैटेगरीज बना सकते हैं क्या उसकी ना, यस, नो, गुड, बैड, व्हाटएवर, जो भी। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल आपके सामने है। वेरिएबल की डायग्राम दी है, वेरिएबल है, कैटेगराइज हो रहा है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, आगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्वालिटेटिव में आगे वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। नहीं हो सकता। हाँ, डिस्क्रीट फॉर्म में रहने देते हैं उसको। लेकिन हाइट ऑफ बॉयज है तो वो तो होगा ना, नंबर ऑफ बॉयज नहीं होगा, हाइट ऑफ बॉयज होगा। सो वेरिएबल्स एंड डेटा, एग्जाम्पल भी दिए इन्होंने, इस एग्जाम्पल को आपने स्टडी करना है। ये क्वेश्चन पढ़ें जरा, ऑनलाइन स्टूडेंट जो हमारे बैठे हैं वो भी, और ये पढ़ें जरा जल्दी से, इसको देखें क्या लिखा हुआ है। नजर तो आ रहा है ना सबको, विजिबल तो है। ह्यूमन ब्लड टाइप्स, ब्लड टाइप जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, बिकॉज इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर नॉन न्यूमेरिकल, देयरफॉर योर ब्लड टाइप इज अ क्वालिटेटिव डेटा। तो यार अब इसमें कोई चीज ऐसी बताने वाली तो है ही नहीं, ये तो खुद क्लियर उन्होंने कर दिया है इससे। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ठीक है, मैं फिर आपको मार्क करा दूंगा कि 2.1 से 2.5 तक कौन कौन से। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, लेकिन एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा वो पूरी सीरीज ऑफ क्वेश्चन अपनी वेस की बुक से। तो फिर उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो क्वेरीज हो वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, रिजॉल्व करा दूंगा। अभी 5 मिनट है आपके पास, अगर कोई चीज पूछना चाहे तो पूछ लें। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, माइक ऑफ ऑन करके आप लोग अनम्यूट कर दें अपने आप को और फिर पूछ लें अगर कुछ पूछना हो तो। और अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैं यहाँ मौजूद हूँ। 5 मिनट्स है अभी आपके पास। सर एक सवाल है। नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये कल भी क्वेरीज आ रही थी इससे रिलेटेड मेरे पास कि सर ये जो आप एक्सरसाइज दे रहे हैं, इस एक्सरसाइज के अंदर क्या आपको क्या हमें ये असाइनमेंट बना के देना है या सबमिट कराना है या नहीं। सबमिट कराने की क्वेरी आई, आपको सबमिट नहीं कराना। डोंट नीड टू सबमिट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। इसकी वजह यह है कि ये तो प्रैक्टिस पार्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में अपियर अटेम्प्ट क्या करेंगे। एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए तो यू हैव टू बी प्रैक्टिस। अब मैं उसको चेक करता रहूं कि आपने कितनी प्रैक्टिस की कितनी नहीं की, नहीं, ये मेरा काम नहीं है। आप उसको प्रैक्टिस करें। अलबत्ता जो असाइनमेंट आएगा आपके पास या जो क्विज आएगा आपके पास, वो क्विज और वो असाइनमेंट हम चेक करेंगे, उसकी मार्क्स होंगे, उसकी पूरी मतलब एक वेटेज होगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको आपको मार्क करने की, अटेम्प्ट करके सबमिट कराने की कोई जरूरत नहीं। अपने वजह क्या ना, एक आदमी का लेवल जो है
वो ऐसा है कि वो ये कहता है कि मैं 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, मेरे लिए क्लियर हो जाएगा, बाकी मैंने गो थ्रू कर लिया उसको रीड करते हुए। लेकिन अगर एक दूसरा बच्चा ये कहता है कि नहीं मेरी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं इस्टेब्लिश है, मुझे पूरे 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो वो पूरे 9 या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। ये है। अच्छा, क्विज आप लोग ठीक है। बता सकते हैं बाकी लोग किस तरह से कोई डिस्कशन हुआ है क्विज के ऊपर? नहीं तो वो एलएमएस पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। नहीं, मेरा मतलब नहीं समझे आप, मैं जो बात कह रहा हूँ है ये मसले तो आप पिछले 4 महीने से डिस्कस कर ही रहे हैं यार। ये ऑप्शन जो है, ये जो तुम कह रहे हो ना, ये ऑप्शन मुझे भी समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम कि